नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है पार्लियामेंट, जिसे हम लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लॉ मेकिंग का काम करने वाला, अगर हम विधि निर्माण की बात करें, लॉ मेकिंग की बात करें, तो लॉ मेकिंग करने वाली जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, वो आपका पार्लियामेंट ही है। यानी इंडिया में जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो गवर्नमेंट तभी काम कर पाएगी जब उनके पास लॉ है, उनके पास कोई पॉलिसी है। तो यहां पर लॉ बनाने का काम आपकी पार्लियामेंट करती है। आज हम पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, पार्लियामेंट के कंपोनेंट को देखेंगे। हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को कहां डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट है। एक आपका यूनियन यानी सेंटर के लेवल पर होता है, एक आपका स्टेट के लेवल पर होता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट को हम यूनियन के लेवल पर मानेंगे, और आपका पूरा का पूरा यूनियन पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। और इसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक यूनियन से रिलेटेड अथॉरिटी को बताया गया है, इंस्टीट्यूशन को बताया गया है। जैसे आप सबसे पहले देखिए, आपका एग्जीक्यूटिव है, देन उसके बाद में आप लेजिस्लेचर को ही हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। तीसरा आपका जुडिशरी है, और जुडिशरी के बाद में आपका सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिसको हम यहां लिख देते हैं, आपका सीएजी है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक आपका एग्जीक्यूटिव है। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक आपके पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद में 124 से 147 तक आपका जुडिशरी है, यूनियन जुडिशरी है। एंड आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख किया गया है। आज हमारा जो मुख्य फोकस है वो ओनली है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट पर। तो पहला तो आपका आर्टिकल से संबंधित क्लियरिटी होनी चाहिए कि आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक आपका पार्लियामेंट होगा। और हम लॉ मेकिंग की बात करें तो लॉ मेकिंग को आप मेनली आर्टिकल 107 से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको लॉ मेकिंग का पता चलेगा, जैसे हमें लॉ मेकिंग मनी बिल के सेंस में, बजट के सेंस में। अनदर आर्टिकल 118 तक आपके पार्लियामेंट के अपने हाउस में लॉ मेकिंग का काम दिया गया है। तो 107 के बाद में जो भी मेन प्रोविजन है वो लॉ मेकिंग से संबंधित है। उससे पहले के जो प्रोविजन है वो आपकी पार्लियामेंट के कंपोनेंट को लेकर है, आपके पीठासीन प्रेजाइडिंग ऑफिसर को लेकर है, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर है, ओथ को लेकर है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर है। डिफरेंट टाइप के आर्टिकल इसी बीच में मेंशन है, और सभी का रिलेशन पार्लियामेंट से संबंधित है, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां से आपका पार्लियामेंट स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 79 से। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल मेंशन करता है कि आपके पार्लियामेंट के मेनली 3 मेन कंपोनेंट है। अब ये 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक आपका प्रेसिडेंट है, देन आपका राज्यसभा है। कौन सी सभा है, राज्यसभा। उसके बाद में आपका लोकसभा है। क्रम को आप हमेशा ऐसे ही याद रखिए। क्यों याद रखना है, इसका भी रीजन है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा, देन लोकसभा। राज्यसभा के कंपोनेंट की बात करेंगे या फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 79 के जस्ट बाद में आर्टिकल 80 में राज्यसभा के कंपोनेंट स्ट्रक्चर की बात की गई है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात की गई है। इसलिए हमारे लिए इसे याद करना हो जाता है, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। अब हम देखना चाहते हैं इससे संबंधित, 1 सेकंड प्लीज। ओके, प्रेसिडेंट को जब एग्जीक्यूटिव देखोगे तो एग्जीक्यूटिव में आपका आर्टिकल 52 कहता है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
जो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में पूरा मेंशन किया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट आपका एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का भी पार्ट है, और यहां पर ये मेंशन किया गया है कि आपका प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, लेकिन वो लोकसभा और राज्यसभा आइदर हाउस का मेंबर नहीं है। आर्टिकल 59 देखना, आर्टिकल 59 में बताया गया कि जो भी प्रेसिडेंट बन जाएगा उसके बाद में उस पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगेगी कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता, उसको प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी आर्टिकल 59 में मेंशन किया गया है। इसलिए प्रेसिडेंट के बारे में अमेजिंग फैक्ट यही है कि प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का पार्ट तो है, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। जैसे राज्यसभा में आपके 245 मेंबर है, लोकसभा में प्रेजेंट में आपके 543 मेंबर है। इन मेंबरों में से आपको द्रौपदी जी का नाम नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपकी द्रौपदी जी राज्यसभा और लोकसभा किसी भी हाउस की मेंबर नहीं। अब दूसरा हमने देख लिया राज्यसभा। राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉपुलर नाम देखेंगे तो उसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ बाइकेमरल सिस्टम है, यानी आपको लोकसभा एंड राज्यसभा टू चेंबर है, इसलिए हम इसे बाइकेमरल कहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमने राज्यसभा को क्यों एडॉप्ट किया, हमें बाइकेमरल की नीड क्यों थी? उसका सिंपल सा जवाब है, आपका राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ पीपल्स। तो आप यहां देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा को, तो राज्यसभा आपकी 28 स्टेट 28 स्टेट एंड यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो आपका राज्यसभा काम में आएगा। पीपल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो आएगा। अगर लोकसभा के इलेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्ट जनता करती है, राज्यसभा के इलेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्ट जनता नहीं करती है, उस स्टेट की एमएलए करते हैं। इस कंडीशन में आपका राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ पीपल्स, और दोनों का रीजन आपको बता दिया गया है। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा के स्ट्रक्चर को, देन हम देखेंगे लोकसभा के स्ट्रक्चर को। आपने पहले ही देखा है कि पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग का। तो आप कभी भी देखना, जब भी लॉ मेकिंग होगा तो पहले आपके प्रेसिडेंट से सबसे पहले आपके लोकसभा या राज्यसभा से बिल को अप्रूव करवाया जाएगा, देन सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा। मान लीजिए सेकेंड हाउस का राज्यसभा है, लोकसभा एंड राज्यसभा से बिल के अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उस पर सिग्नेचर कर देता है तभी आपका जो बिल है वो एक्ट बनता है, बिल लॉ बनता है। इसलिए लॉ मेकिंग में आपके तीनों कंपोनेंट प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा का इंपॉर्टेंस रहता है। अब हम एक एक करके समझते हैं राज्यसभा को। आर्टिकल 80 की बात करते हैं, यहां पर शायद विजिबल नहीं है, ओके। आर्टिकल 80 किसकी बात करता है? कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के स्ट्रक्चर की बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 80 करता है। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि आपके राज्यसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, यानी मैक्सिमम नंबर की बात करें, तो आपका मैक्सिमम नंबर है 250। 250 आपके राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम है तो करंट कितना है? करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो करंट स्ट्रेंथ आपके 245 की है। 245 आपके मेंबर अब प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में है। महत्वपूर्ण बात यहीं से आती है, 245 प्रेजेंट। इनको टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपका
एंड दूसरा आपका नॉमिनेटेड, यानी आपके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आएंगे, कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे। जैसे आपके 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा इन 4 फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका आर्ट, सेकंड आपका सोशल साइंस, सॉरी सोशल सर्विस, तीसरा आपका साइंस और चौथा आपका लिटरेचर। ये 4 ग्राउंड ऐसे हैं जहां पर आपके राज्यसभा के 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यहां पर याद रखना है कि प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर इन 12 मेंबर को डायरेक्ट कहां भेज देगा, राज्यसभा में भेज देगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है इलेक्टेड का। 245 में से 12 यहां आगे, रिमेनिंग बचे 233। 233 क्या है, इलेक्टेड है। अब 233 जो इलेक्टेड है वो कहां से आते हैं, इनमें से कुछ आते हैं स्टेट से, 28 स्टेट से, और कुछ आते हैं यूटीज से। अगर हम यूटीज की बात करें तो आपकी 3 यूटी ऐसी है जहां से 8 एमपी आते हैं। फर्स्ट आपका दिल्ली जिससे आपके 3 एमपी, पुदुचेरी जिससे आपका 1 एमपी, एंड आपका जम्मू एंड कश्मीर जहां से आपके 4 एमपी राज्यसभा में जाते हैं। तो इस कंडीशन में राज्यसभा की कंपोजिशन की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर 250 है। अगर हम बात करें करंट की तो 245 है। 245 को भी हमने 2 अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर लिया, एक इलेक्टेड एक नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर 12 है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इन 4 फील्ड से, आर्ट्स, सोशल सर्विस, साइंस एंड लिटरेचर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए इलेक्टेड मेंबर 233 है। इलेक्टेड में से हम देखते हैं स्टेट से कितने आते हैं, आपके 225। 225 मेंबर आपके कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं। आपकी यूटी से ओनली 8 एमपी आते हैं, और 8 यूटीज में से 3 ही यूटी से आते हैं। अब ये देख ली आपने राज्यसभा की स्ट्रक्चर को। अब यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, आपने लिखा है इलेक्टेड। अब इलेक्टेड है तो इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप बताइए कि यहां पर राज्यसभा के लिए इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का अर्थ है कि जनता खुद जाकर वोट करेगी, इनडायरेक्ट में जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोट डालेंगे। तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है राज्यसभा में इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव वोट डाले जाते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वोटर्स कौन है। तो वोटर्स होंगे आपके स्टेट असेंबली के मेंबर्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। आपके एमएलए अपने अपने स्टेट के लिए अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और राजस्थान में अगर हम बात करें 200 एमएलए है, तो ये 200 एमएलए अपने 10 एमपी को चुनने के लिए वोट डालेंगे, अनदर स्टेट का वोट नहीं डाल सकता। अब वोट डालने का पावर किसके पास है, स्टेट असेंबली के मेंबर के पास जो एमएलए है, और ये एमएलए जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से होता है, जो कौन है, एमएलए है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे यहाँ इनके चुनाव का मेथड क्या है, यानी वोट डालने जाते हैं, मेथड 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमण मत द्वारा। तो अगर हम यहां पर मेथड की बात करें तो यहां पर मेथड आपका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इस मेथड से आपके राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, अब यहां पर ये होता है कि आपके पार्टी के मेंबर के अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग उतना पार्टी अपना एमपी राज्यसभा में भेज देती है। तो आपने देख लिया आर्टिकल 88 कंपोजिशन ऑफ द, उसमें आपने देख लिया इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में आपके स्टेट असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, और मेथड आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आपका इलेक्शन करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं आपका दूसरा चेंबर, आपका लोकसभा। और एक महत्वपूर्ण बात और लिख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ और अमेरिका में, यूएसए में और इंडिया में देखिए जैसे यूपी की 31 सीट है राज्यसभा में, राजस्थान की 10 सीट है, सिक्किम की आपकी 1 सीट है। तो यहाँ पर इंडिया में सीटों का निर्धारण पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब सीट ज्यादा। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि एवरी स्टेट को 2 सीट दी जाती है, वहां पर टोटल स्टेट 50 है। तो हमारे यहाँ यूएसए में 100 मेंबर होंगे जिन्हें हम सीनेट के मेंबर बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है वैसे ही वहां पर राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, जिसमें टोटल 100 मेंबर है। और प्रत्येक छोटे या बड़े एरिया से, स्टेट से 2 मेंबर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां ज्यादा मेंबर, कम पॉपुलेशन होगी, वहां से कम मेंबर। और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेट को सीटें अलॉट की गई है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन की गई है, तो वो आपका फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में आपकी सभी सीटें मेंशन की गई है। अब हम देखते हैं आपका लोकसभा को। लोकसभा जो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है पार्लियामेंट में, और इसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, जनता का सदन भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जनता की डिमांड को डायरेक्ट एमपी सुनता है। अब और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा एनर्जी का, पावर का सेंटर होता है। वापिस से देखते हैं आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। अब राज्यसभा की जैसे हमने बात की थी वैसे ही यहां पर बात करेंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 550 है। करंट स्ट्रेंथ कितनी है, करंट स्ट्रेंथ है बेटा 543 है। अब एक बार के लिए होल्ड कीजिए, पहले 2019 से पहले जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ नहीं था, उससे पहले 2 एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन 2019 के बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट नहीं किया जाता, तो मैक्सिमम नंबर आपका 552 नहीं है, 550 है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि स्टेट से आपके मैक्सिमम ओनली 530 मेंबर आ सकते हैं, यूटी से आपके 20 एमपी आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। करंट कितने हैं, 543। इसका भी क्लासिफिकेशन कीजिए, स्टेट से कितने आ रहे हैं, यूटी से कितने आ रहे हैं, यूटी से आते हैं प्रेजेंट में 19 एमपीज, इससे आते हैं आपके 525 4, हाँ आपके 524 हैं एमपी, यूटी से आपके 19 एमपी आते हैं। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 543 का इलेक्शन कौन करवाता है। यहां पर आ जाता है सबसे बड़ा टर्म, इलेक्शन की बात करेंगे तो लोकसभा में इलेक्शन आपके डायरेक्ट पीपल्स करते हैं। तो इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। कौन पार्टिसिपेट करेगा, पीपल्स पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, जो इंडियन सिटीजन है, 18 वर्ष से अधिक आयु के है। तो आर्टिकल 326 में कहा गया है कि जो भी इंडियन सिटीजन है और 18 वर्ष से अधिक एज का है, वो क्या कर सकता है, 18 या 18 से अधिक वो वोट डालने जा सकता है, वो अपना एमपी चुन सकता है। इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होगा। मेथड की बात करें
तो इसमें फर्स्ट पास दी, 1 सेकंड प्लीज, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ डिफरेंट पार्टीज जैसे पार्टिसिपेट कर रही, A B C D, 4 कैंडिडेट है, 1 लाख वोट है, इसको 20,000 मिल गए, इसको 30,000 मिल गए, इसको 10,000 और इसको मान लीजिए 29,000 मिल गए। अब जीतने वाला कौन होगा? जिसको बाकी कैंडिडेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वोट मिला है वो जीत जाएगा। और यहाँ पर ज्यादा वोट किसको मिले हैं? बी को मिले हैं। इनको 29,000, इसको 20,000, इसको 10,000, लेकिन ये बाकी कैंडिडेट की कंपैरिजन में ज्यादा वोट है, चाहे वह ज्यादा वोट एक ही क्यों ना हो। तो इस सिस्टम को हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और इस फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के द्वारा आपका इलेक्शन में आम लोग भाग लेते हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 543 में से स्टेट से 524, यूटी से 19, इलेक्शन आपका डायरेक्ट होगा, मेथड आपका फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम होगा। और इसके लिए हमारे इंडिया को हमने 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? जो भी आपको यहाँ बाउंड्री नजर आ रही है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और यहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूशन में ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, बी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, डी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी में पॉपुलेशन क्या है? इक्वल है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी आएगा। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर 543 है तो एमपी भी कितने हैं? 543 है। और हमारा अब करंट स्ट्रेंथ कितना है? 543 है। इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सीटों को रीएडजस्ट किया जाता है, सीटों को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। सीटों को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा? पार्लियामेंट देखा। आर्टिकल 79 में 3 कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। इनकी हमने स्ट्रेंथ देख लिया, इलेक्शन का मेथड देख लिया, इसमें इनका नाम देख लिया। और इस तरह है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।